हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी मॉक टेस्ट नंबर 9 पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों अपने 8 मॉक टेस्ट कर लिए हैं। अगर आपने ये सारे के सारे लगाए हैं तो आपको पता चला होगा कि इसमें सभी एग्ज़ाम सीजीएल हो गया, है ना, सीएचएसएल हो गया, एसएससी के एग्ज़ाम्स है, एमटीएस हो गया, आरआरबी, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स है, इन सभी के मिक्स क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे हो जाए। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम से अगर सवाल उठा के एग्जामिनर ने दे दिया तो आपको ऐसा ना लगे कि ये सवाल हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी सवाल आपको टफ लगे उसको आपको बोला एक बुक नोटबुक बनाते रहिए, उसके अंदर लिखते रहिए। और जो टफ सवाल है या जो आपको नहीं आते उनकी बुक बनाओगे, उनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है दोस्तों, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और जो भी आपको डाउट पूछना हो तो यहाँ से आप डाउट पूछ सकते हैं। तो अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आपको होमवर्क में मैंने एक सवाल दिया था, तो अब मैं आपको इसको सोल्व करवाता हूँ कि इसका आंसर कितना कैसे करेंगे। तो दोस्तों पहले वीडियो को रोका करो, क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखा करो। मैंने आपको डेली बोलता हूँ, इससे आपका फायदा ज़्यादा होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे तो उससे आपको फायदा मिलेगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो इसके अंदर क्या दिया है दोस्तों, पढ़िए क्वेश्चन। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 64 और कितना है 27 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखो घन का आयतन होता है दोस्तों, मान लो एक घन ये है, ठीक है, और एक दूसरा घन ये दे रखा है। इस प्रकार लोकल सा बना लो, बनाने की जरूरत भी नहीं है वैसे भी। मान लो इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा बी है, इसका आयतन कितना होगा ए क्यूब, इसका आयतन कितना होगा बी क्यूब। इनका आयतन दे रखा है, देखो बड़े वाले का आयतन बड़ा, छोटे वाले का आयतन छोटा। तो देखो इनका क्यूब है, देखो आयतन है, तो आपको भुजा निकालनी है तो क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो इसका क्यूब रूट करो, कितना आएगा 4 आएगा, और ये कितना आएगा 3 आएगा। तो आंसर कितना आएगा 4:3। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को रोको, करने की कोशिश करो, फिर अपने आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 8 लोगों के एक समूह में जब 80 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर जुड़ता है तो समूह का औसत 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। जानने वाले व्यक्ति का भार क्या था, ये पूछा है आपको। देखो दोस्तों ये सवाल दिया है, इसको आप देखो। ये कहता है कि 8 लोगों का एक समूह था, उसमें से क्या कहता है कि 80 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर जुड़ता है। मतलब 8 व्यक्तियों का एक क्या था, ग्रुप था। उसमें से एक गया, कौन सा, एक आया है दोस्तों, कौन सा 80 किलोग्राम का बंदा आया है इसके अंदर। ठीक है, और एक बंदा यहां से गया था, इसका भार नहीं पता, इसका भार ज्ञात करना है। 80 किलोग्राम का आया है ना, तो इनका एवरेज 8 व्यक्तियों का मान लो x था। तो अब बंदे तो 8 ही रहे ना, एक गया एक आ गया, टोटल 8 ही रहे। लेकिन एवरेज कितना बढ़ गया, 2.5 किलोग्राम बढ़ गया एवरेज। देखो तो 2.5 की वृद्धि होगी कितने, 8 व्यक्तियों में। इसका मतलब एक व्यक्ति का 2.5 किलोग्राम बढ़ा है, तो 8 का कितना बढ़ा होगा, 25 इंटू 8, 25 8 200, मतलब 20 किलोग्राम बढ़ गया होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो गया व्यक्ति उससे 20 किलोग्राम ज्यादा है ये। इसका मतलब इसका x था तो इससे 20 ज्यादा है, x प्लस 20 बराबर 80, तो कितना रह जाएगा इसका 60 किलोग्राम। तो आंसर कितना आएगा इसका 60। अगर दोस्तों इसको आप दूसरे तरीके से बेसिक से करोगे, 8 का एवरेज कितना x, टोटल कितना बनेगा 8x। अब व्यक्ति उतने ही 8, एवरेज कितना हो गया x प्लस 2.5, टोटल कितना बनेगा 8x प्लस 20। अब देखो यहां से कितना डिफरेंस आया है, 20 किलोग्राम का। कितना डिफरेंस आया दोस्तों, 20 किलोग्राम का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये 20 किलोग्राम भार और लेके आया है। तो ये लेके कितना आया टोटल 80 किलोग्राम। मतलब ये 8x पहले वालों का था, इसमें व्यक्ति था 8x ही है, और 20 किलो ज्यादा है, ये नया व्यक्ति है ये लेके आया है। तो पहले वाले आने वाले व्यक्ति का भार 80 है, तो ये 20 ज्यादा लेके आए, तो इसको 20 घटा तो ये 60 बच जाएगा किसका,
जो के है व्यक्ति। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है। कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी दशमलव के एक स्थान तक। दोस्तों ये सवाल है, देखो प्राइस को इसने बढ़ा दिया, कितने 100 से 118 कर दिया। अब ये कहता है इसको कंजप्शन को कम करना है। ठीक है, तो ए से इसको बी करना पड़ेगा, मान लो जो भी हो कमी होगी, ये रेशियो बनाए है। और इसका ओवरऑल इसका जो खर्चा ये एक्सपेंडिचर बनेगा। ये कहता है ओवरऑल खर्चा कितना बढ़ना चाहिए, 12% ही बढ़ना चाहिए, तो 100 से 112 कर दिया। अब देखो अगर यहाँ पे सेम रखना होता तो आप इतना करना ही नहीं पड़ता, फिर इन रेशियो को उल्टा कर देते, है ना, उतनी कमी कर देते। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या करना है, ये रेशियो बढ़ाना है। तो ये रेशियो कैसे आएगा, 100 इंटू ए बराबर ये है, 118 इंटू बी बराबर ये आएगा, है ना। तो आप देखो जब भी आपको प्राइस इंटू कंजप्शन सी लिखो या क्वांटिटी लिखो इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, आपको बताता हूं मैं। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, कंजप्शन। तो एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई क्या होता है, प्राइस। एक्सपेंडिचर कितना है 100 डिवाइड बाई प्राइस कितना है 100। ये किसका रेशियो आएगा, क्वांटिटी या कंजप्शन का। अब यहां से ये 112 हो गया, ऊपर देखो खर्चा आना है एक्सपेंडिचर, नीचे क्या आना है 118 आ जाएगा प्राइस। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट रेशियो बन जाता है। ये चीज लिखने की जरूरत आपको नहीं थी। बात समझ में आई क्या। जब भी आप इसको कंजप्शन को इस तरीके से पढ़ोगे, आप देखो कंजप्शन में क्या आएगा, एक्सपेंडिचर ऊपर। तो एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है, ये केवल 12% की वृद्धि हुई, तो 100 से 112 कर दो, ऐसे लिखा करो, 100 से 112 हो गया। नीचे क्या आ रहा है, प्राइस। प्राइस में क्या चेंज हुआ है, 100 से कितना हुआ है 18 की वृद्धि हुई है, 118 हो गया। बस ये कट गया, इसको काटा 56, इसको काटा 59, ये 59 से कितना हो गया 56, 3 की कमी हुई है 59 पर, इंटू में 100 करोगे तो ये 60 पांजे, 5 से जस्ट कम आएगा क्या, थोड़ा सा 59 पांजे कितना बनेगा, 5 पांजे 25 और 5 नीम 45, 295। तो ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 5.1% आएगा, क्योंकि थोड़ा ही बचेगा ना, 5 ही बचे है। ठीक है, तो एक ज़्यादा 6 बार तो भाग जाएगा नहीं तो दोस्तों इसको करके देख लो, 300 में डिवाइड करना है किसका, 59 का। तो ये 5 बार जाएगा, 295 आएगा, 5 बचा। अब यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, 0 आ गया, फिर भी भाग नहीं जा रहा, मतलब 0 लगा दो। ये कितनी बार जाएगा, 9 बार करके, 9 5 45, 9 9 81, 531 आया, इसका मतलब ये जाएगा दोस्तों 8 बार, ये 8 बार कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो एक अंक तक ही बताया है ना, एक स्थान तक ही। तो ये देखो इस अंक के आगे वाली संख्या 5 से ऊपर है, तो इस अंक को 1 बढ़ा दो, इसको छोड़ दो, तो ये 5.1% के लगभग आ जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात CD है, इसका मतलब CP और किसका SP का रेशियो कितना है दोस्तों, C और D है। यदि D C का 150% है, किसका, C का। अब देखो कौन, C का 150, तो C कितना 150% है, इसका मतलब 150 बटे 100 कर लो, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, इसका मतलब 50 दिए 150, 50 दूनी 100, 3 बटे 2। C की वैल्यू 2, तो D की वैल्यू 3। देखो क्रय मूल्य 2 रुपये, 3 रुपये में बेच रहे हो, 1 रुपये का लाभ, 2 रुपये पर गुणा में 100, मतलब 50% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, 25,000 रुपये की धनराशि का 2 वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 1 रुपये के लगभग, यदि ब्याज 8 माह संयोजित होता है। देखो दोस्तों अगर मैं आपको ये बोलूं कि 25,000 रुपये का मूलधन है, ठीक है, 10% की दर है, 3 साल का मेरे को ब्याज बताओ, कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप इसको आराम से निकाल लोगे ना, सीधा सीधा सवाल है। लेकिन इसमें क्या बोला है, 25,000 रुपये दिए, 12% दर है वार्षिक, लेकिन ये बोल रहा है कि 8 माह संयोजित करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, 12% दर होती है जो वार्षिक का मतलब हो गया 1 साल की, 12 मंथ की, आपको 8 मंथ की चाहिए, इसका मतलब हर 8 मंथ बाद हिसाब करेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या। ये 8 मंथ 8 मंथ 8 मंथ, तो 2 साल है, तो 2 साल में 8 3 24, मतलब कितनी बार हिसाब करेगा, 3 बार, 3 बार करेगा ना, 1 2 3 होगी। इसका मतलब इसको अपने सीधा बोल सकते हैं कि 25,000 रुपये की राशि है, 12%, सॉरी दर कितनी आएगी इसकी, 8% आएगी।
8% की दर से 3 साल का ब्याज निकाल दो। बस ये आपका सवाल बन गया। अब इसको करने की कोई बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन दोस्तों ये आप पे डिपेंड करता है आपकी स्पीड किस में ज़्यादा है। पहला तरीका दोस्तों, इसमें क्या लगाओगे आप, देखो 8% है, इसको क्या लिखोगे 8/100। तो 4 दूनी 8, 4 से कटा 25, मतलब कोई दिन 25 है तो 25 से कितना हो रहा है 27 हो रहा है। कितने साल में, 3 साल, तो क्यूब कर दो। 2 साल हो गए तो पावर 2 करेंगे। 25 की क्यूब है, इसको दोस्तों आप गुणा मत करो। 25 की क्यूब मतलब मूलधन दिया है आपको, तो इसका मतलब 25,000 वैल्यू है इसकी। आपको पूछे 27 की क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, नहीं ये नहीं पूछा, आपको पूछा ब्याज। तो ब्याज पूछा है तो आपको इनका गुणा करना ही पड़ेगा। इसका मतलब 25,000 वैल्यू है दोस्तों किसकी, 25 की क्यूब, मतलब 25 इंटू 25 इंटू 25, ऐसे लिख लो। इसको काटना तो पड़ेगा। 25,000 हो गया, ये सॉरी इसका कितना हो गया, 25 की क्यूब 15,625 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ चलो मैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये हो गया 15,625। तो 27 की क्यूब करनी है, 729 होगा ना, तो 27 को गुणा कर लो एक बार दोस्तों। 27 7 189, 27 दूना 54, और 27 निम्मे कितने होते हैं, 270 में से 37 जाएंगे, 40 43, 243 होते हैं। 3 8 और 7 और 9 16, और ये 9 19,683। इसका मतलब देखो ब्याज कितना मिलेगा यहाँ से, इसको 15,625 को घटा दो यहाँ से, ये 8 हो गया, 7 में से 5 गया, 2 गया 5 हो गया, और ये 0 और ये 4, तो 4,058। इसका मतलब 4,058 की वैल्यू निकालनी है आपको। 25 से इसको काटा 1,000, 25 से इसको काटा कितना आएगा दोस्तों 40। अब देखो 5 5 25 कितने में, लगभग में पूछे ना, तो इसको 4 से गुणा कर दो, 100 आएगा, नीचे 100 बनेगा, अपने पॉइंट लगा देंगे। इसको 4 से गुणा कर लो, ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दिया मैंने। 4 चौके 16 का गुणा कर लो इसमें, तो 16 चौके 64, तो कौन सा ऑप्शन है 64 वाले है, और 16 0 0, 16 5 80, 16 8 128। ये हो गया 2, ये 9, ये 4 6, 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगाना है क्या, 25 चौके 100, एक तो कट ही जाएगा ना, एक अंक ही रहेगा, तो इसका मतलब 64 92 पॉइंट समथिंग, देखो 64 93 के लगभग आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इसको दूसरा मेथड से भी कर सकते हो। देखो 25,000 रुपये की राशि है, 8% दर है, 3 साल टाइम है, तो देखो 1 साल का ब्याज कितना आएगा 25,000 का। इसमें एक 3 3 1 वाला फॉर्म वो भी लगा सकते हो आप, ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ट्री मेथड से करोगे तो उससे भी हो जाएगा। 25,000 का 8% कितना आएगा दोस्तों, 25 8 2,000, ठीक है, पहले साल का। और फिर पहले दूसरे साल में फिर 8% निकालोगे तो 25 8 2,000 आएगा। फिर इस 2,000 का 8% कितना आएगा, 8 दूनी 16, 160 आएगा। तीसरे साल है, 2,000 तो आना ही आना है, इस पर 160 आना ही आना है, इस पर 160 आएगा, इस 160 पर 8%, 16 8 128, ठीक है, 12.8। क्या बात समझ आ गई क्या। अब इनको जोड़ो, 2 3 6,000 तो सीधा ही हो गए, ठीक है, 16 दूना 32, 320, 160, 480, तो ये 64 80 हो गया, और 12 ये हो गया, तो देखो 64 92 पॉइंट समथिंग आ गया। ओके, नेक्स्ट, एक धन राशि ABC 9 6 11 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपये दान दे देता है इसको, तो ABC के हिस्सों का अनुपात 4 3 6 हो जाता है। BC के आरंभिक हिस्सों का योग बताओ। ये बोलते हैं दोस्तों A, B और C, इनके पास 9:6:11 के अनुपात में धन था। इसने क्या किया, 4:3:6। देखो टोटल धन इनके पास ये था पहले, 11 और 6 17, 17 और 9 कितने हो गए 26, टोटल कितना था 26 रुपये। अब इन्होंने क्या किया है, धन यहां से बाहर नहीं भेजा, ए ने बी को दे दिया या बी ने ए को दे दिया, ए ने सी को दे दिया या सी ने ए को दे दिया, है ना। तो इनमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए ने अपने हिस्से से 500 रुपये दे देता है, किसको दिए है, इंग्लिश में देख लो, 500 रुपये शेयर टू सी, सी को दिए दोस्तों, यहाँ पे लिखने में यहाँ लिखा हुआ नहीं है, सी को दिए है 500, ठीक है। इसका मतलब इसके पास कम हो जाएंगे, इसके पास बढ़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे उतने। क्या इसके पास चेंज होंगे, क्या नहीं होगा चेंज, मतलब ये 6 है तो ये 6 ही होना चाहिए था, चेंज नहीं होना चाहिए था। इसको बराबर कर लो, या यहाँ पे देख लो 6 और 3 9, 9 और 4 13, देखो टोटल तो बराबर ही होना था ना। मान लो एक ही थैले में से आपने पैसे निकाले एक के हिस्से से, है ना, और उस हिस्से को आपने दूसरे के पॉकेट में डाल दिया,
रखे तो वहीं पर है ना। जैसे मान लो बैंक के अंदर आपने बैंक के अंदर पैसे रखे हुए हैं, ठीक है। ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को पैसे देने थे, एक ही बैंक में खाता है मान लो एसबीआई में, तो आपने चेक दिया तो इसके खाते से कट जाएंगे, इसके खाते में आ जाएंगे। तो बैंक के अंदर तो ओवरऑल वही अमाउंट रही ना, जितना भी पैसा था, कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर डबल है, इसको डबल करके बराबर कर लो, इसका 2 गुना कर दो, इसका 2 गुना कर दो, इसका 2 गुना कर दो, देखो बराबर हो जाएगा। अब देखो ये 9 से 8 हो गया, 4 दूनी 8, इसका मतलब 1 की कमी हुई है। ये देखो 11 से 12 हो गया, मतलब 1 वृद्धि हुई है। तो 1 की वैल्यू 500। आपको पूछे ए और बी का प्रारंभिक हिस्सों का अंतर, इसका योग पूछा है बी और सी का। तो 11 और 6 17 था, तो 17 की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, 17 5 85। तो 85 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, ए बी और सी अकेले काम करते हुए 50, 75 और 20 दिन में किसी काम को कर लेते हैं। इसका टोटल वर्क कितना आएगा दोस्तों, 352। 5 सिक्के 30 और 75 चौके 300, 20 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब कहता है कि इन तीनों ने 4 दिन तक काम किया। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन तक काम कर रहे हैं दोस्तों, 4 दिन तक। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 15 और 4 19, 19 और 6 25, एक दिन में 25, तो 4 दिन में कितना हो गया, 100 काम हो गया। तो 100 माइनस कर दो, कितना बच गया, 200 काम। अब ये 200 काम फिर सी काम छोड़ देता है, तो कौन बच गए, ए प्लस बी बच गए, सी तो यहाँ पर छोड़ दिया। तो रिमेनिंग काम को, जो भी यहाँ पर 200 काम बचे है, बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे, 200 काम करना है। ए और बी एक दिन में टोटल कितना करते हैं, दोनों मिलकर 10 काम करते हैं। कितने दिन लगा देंगे, 20 दिन। क्या पूछा है, शेष काम तो 20 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ए से बी तक जाता है और बी से वापस आता है, ठीक है। पूरी यात्रा के लिए उसकी एवरेज चाल 30, ए से बी जाने में 24, तो बी से ए आने में उसकी एवरेज स्पीड। दोस्तों ये कहता है ए से ये बी गया, ठीक है, और बी से वापस ये ए आया। इसकी स्पीड दे रखी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा ये जाने की। आने की स्पीड पूछिए कितनी होगी। अगर ओवरऑल इसकी एवरेज स्पीड है 24, तो आप फॉर्मूला लगाते हो ना, एवरेज स्पीड बराबर होता है 2 इंटू स्पीड 1 24 इंटू स्पीड 2 एक्स अपॉन में एक्स प्लस वाई, है ना। तो 24 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ से इसको काट दो, 6 चौके 24, 6 5 30, तो 4 दूनी 8 एक्स बराबर क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 24 मांझे 120 और ये हो जाएगा 5 एक्स। तो 3 एक्स बराबर हो गया 120। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 40। तो आंसर हो गया इसका 40। नेक्स्ट, एक नाव 12 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर अपस्ट्रीम चलने में 80 मिनट लेती है दोस्तों। इसका मतलब हुआ n माइनस डी। तो इसकी दूरी कितनी चल रही है, 12 किलोमीटर। देखो समय कितना, 80 मिनट। 80 मिनट है तो इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, घंटे में चेंज कर दिया। 0 से 0, ये आ गया 3, ये आ गया 4, 4 तिये 12, 3 तिये 9। इसका मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी अपस्ट्रीम आ गई, चाल आ गई ना, स्पीड। और अनुप्रवाह, इसका मतलब धारा की दिशा में n प्लस डी। कितनी दूरी, 15 किलोमीटर दूरी। कितनी मिनट में, 60 मिनट में। 60 से डिवाइड करो इसको, देखो कट जाएगा, 1 घंटा बन गया। इसका मतलब कितनी आ गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा दोस्तों, दूरी तय करनी है 36, लेकिन चाल क्या होनी चाहिए, शांत जल, इसका मतलब नाव की चाल। तो 36 में नाव की चाल बताओ कितनी आएगी, आप बोलोगे सर पहले वाला है, इसकी वैल्यू निकालनी, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 24, इसको आधा कर दो, कितना आएगा 12। तो ये स्पीड आ गई 12। तो 36 किलोमीटर को 12 की स्पीड से कितने टाइम में करेगा, 3 घंटे में। तो आंसर आ गया इसका 3 आवर। नेक्स्ट, 5 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 था। 5 अनुपात कितना दोस्तों, 3 था। किसका, फादर और इसके सन का। निम्नलिखित में से कौन सा अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता। देखो दोस्तों ये दे रखा है 5 साल पहले, इसका मतलब 3 चीज बनाती हो आप। ये 5 साल पहले और ये 10 साल बाद। आपको पूछा है कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, तो इसका कैसे पता लगाओगे दोस्तों। यहां से यहां तक अंतर कितना हुआ है बताओ, आप बोलोगे सर 10 साल का अंतर हुआ है। कितना अंतर हुआ है, 10 वर्ष का, सॉरी 10 नहीं 15 साल का, 10 और 5 15। अब देखो आपने मान लो यहाँ पर 5:3, यहाँ पर मान लिया कि आपने 3:2। आपको पता चलेगा, आप इसके अंदर अंतर देखो, आज 2 है यहाँ पे, और यहाँ पर अंतर कितना है 1। अंतर बराबर करो, 2 कर दिया,
यहाँ क्योंकि 2 है तो दोनों अंतर बराबर करने होते हैं, तो इसको 2 से गुणा किए, इसको भी कर दो, इसको भी कर दे। अब देखो यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, इसका मतलब ये 6 और 4, देखो 5 से 6 हो रहा है प्लस हो रहा है, और ये 3 से 4 हो रहा है मतलब प्लस हो रहा है। अब बताओ 5 साल पहले से आप आगे 10 साल बाद वाले में जाओगे तो प्लस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आप बोलो से करना पड़ेगा, इसका मतलब प्लस हो रहा है, मतलब ये रेशो हो सकता है। अब देखो 5:3 के साथ अगर मैं रेशो दूसरा चेक करूं 8:7, बताओ अंतर कितना? 1, सॉरी 2, यहाँ अंतर कितना? 1। इन दोनों को बराबर करो, ये 2 कर दो, 2 से गुणा, इसको 2 से गुणा करोगे 16 हो गया, इसको 2 से गुणा करोगे 14 हो गया। अब देखो 3 में प्लस हो रहा है कितना? 11। यहाँ भी देखो 11 प्लस हो रहा है, इसका मतलब सेम टाइम प्लस हो रहा है, मतलब प्लस ही होना चाहिए, है ना? ये भी ठीक है, मतलब पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा चेक करोगे तो भी ठीक आएगा, चौथा चेक करके देखते हैं। देखो 5:3 से क्या 10 साल बाद में 7:3 हो सकता है क्या? इसका अंतर 2, इसका अंतर 4, इनको अंतर को बराबर करो। आप बोलो सर अब की बार इसको 2 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा करोगे 10 हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करोगे 6 हो जाएगा। यहां से सीखने वाली बात ये दोस्तों, देखो 10 से, देखो ये 5 साल पहले का अनुपात था, ये 10 साल बाद का है, तो 5 साल पहले से 10 साल बाद में जाओगे तो क्या माइनस होगा क्या? देखो 6 से 3 हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, तो ये रेशियो नहीं हो सकता, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ये रेशियो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो आप आज में अगर प्लस 10 साल बाद की बात करो तो प्लस ऐड करोगे आगे के 10 साल में, ठीक है, माइनस थोड़ी करोगे, माइनस करोगे पीछे जाओगे तो ये पहले का दे रखा था 5 साल पहले का, इससे आगे जाओगे तो प्लस आना था, इसमें माइनस आ रहा है, इसलिए ये उसका ऑप्शन है भी नहीं हो सकता अनुपात वाला। कौन सा है? डी वाला। नेक्स्ट, a-1/a की वैल्यू दोस्तों 3 है, a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6, तो दोस्तों क्या आएगा बोलो? सबसे पहले a² प्लस 1/a² निकालो यहां से, तो क्या आएगा? a² आपको बताया था a-1/a इक्वल टू मान लो k है, तो a² प्लस 1/a² इक्वल टू क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर k² प्लस 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। k² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 कर दिया मैंने। अब पावर 3 में जाना है तो पावर 6 में जाना है, इसका मतलब इसकी क्यूब करना पड़ेगा, तो 1/a की पावर 6, तो a प्लस 1/a की इक्वल टू कितना है? k है, तो a की क्यूब कितना होगा? 1/a की इसकी क्यूब। आप बोलोगे सर a की k क्यूब माइनस 3k होगा, तो यहाँ पर इसको a भी दिया हुआ है, इससे क्यूब कर रहे हो आप इसका मतलब है 11 की क्यूब माइनस है 3 इंटू 11, ये आएगा। तो 1331 में से 33 माइनस करोगे तो 1200 कितना आ जाएगा? 98। पिछली क्लास में शायद मैंने इसके काफ़ी आपको बताए थे कि कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है, अगर आपने क्लास लगाई है तो वो चीज़ें आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ये सवाल अच्छा दिया हुआ है तो इसको ध्यान से समझना। 5 cos a माइनस 12 sin a इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ये डिवाइड का सीन है, इसके नीचे आएगा ये वाला पार्ट, ओके। तो यहाँ से आप इसको माइनस से इसको बराबर वाली साइड में लेके जाओ तो 12 sin a इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 cos a है ना, तो यहाँ से sin a अपॉन बनेगा दोस्तों cos a इक्वल टू आएगा 5/12। यहाँ से आप 10a लिखोगे तो आप बोलोगे सर 5/12 आ गया। ये क्या होता है? लंब। ये क्या होता है? आधार। कर्ण कितना आएगा? 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे तो ये मान लो कोण A है, तो A के सामने देखो लंब कितना है? 5 है, तो ये 12 है, तो ये कितना आएगा? 13 आएगा। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यु पुट कर दो, किसकी? 1 प्लस साइन की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण, तो 5 बटे क्या आएगा? 13, ठीक है। कोस की वैल्यू क्या होती है? आधार, 12/13 आ जाएगा। नीचे 1 माइनस 5/13 और प्लस का 12/13, सेम ही है ना। अब देखो नीचे सेम है 13 13, तो एलसीएम कितना आएगा तीनों का? 13, तो क्या आएगा? 13 एक, सॉरी इसके नीचे तो एक ही है ना, तो 13 आ गया, प्लस ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, 12 सीधा 17 हो जाएगा, बटे में कितना आ गया? 13। यहाँ पर 12 में से 5 गया 7, तो 7/13 बचेगा, 1 प्लस 7/13, तो 13 एकम 13 और 7 20/13 हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो ये हो गया दोस्तों 20/13। तो यहाँ से 13 कैंसिल हो गया, ये 30/20 बनेगा, 30/20।
जीरो से जीरो कैंसिल हो गए तो 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी संख्या को 14 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा? दोस्तों बिल्कुल आसान है। अब देखो, आपको बोला कि कोई संख्या है, इसको आपने 14 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 9। अगर आपको पूछे द्वारा कि उसी संख्या से इस संख्या के स्क्वायर को डिवाइड करो, है ना, तो आप क्या करो, इसका जो रिमाइंडर है ना, इसका स्क्वायर कर दो। इसको अब देखो कितना आएगा? 81। इसको डिवाइड कर दो इस संख्या से, 14 5 70, कितना बचेगा? 11। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 11। ओके। अगर बोल लेना जिस संख्या से पहले डिवाइड कर रहा था उसी संख्या से डिवाइड करो, या इसका कोई फैक्टर हो पहले वाली संख्या का, इसे 14 पहले 14 से डिवाइड कर रहा था, बाद में बोले कि 2 से डिवाइड करो या 7 से डिवाइड करो या 1 से डिवाइड करो, है ना, तो इसके फैक्टर है ये, या 14 से डिवाइड करो बोले, तो इसके फैक्टर या इस संख्या से डिवाइड करने का बोले, इसका मतलब हो गया कि आप जो रिमाइंडर है उसका स्क्वायर कर बोला है तो स्क्वायर करके उसका डिवाइड कर दो, क्यूब बोला तो क्यूब करके डिवाइड कर दो, इसका बोला कि इसका संख्या का 5 गुना करना है तो इसका 5 गुना कर दो। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। -1 + 1/4 इंटू में, देखो यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है, इसका मतलब इसको गुणा में बदलेंगे तो 1/2 की जगह 2/1 हो जाएगा, गुणा में 2 प्लस का 5, 2 एकम 2, 2 2 4, ये 4 कट गया। यहाँ पर कितना बचना? 1 बचा, 1 और 1 ये कट गया इससे, तो कितना आएगा दोस्तों? 5। ठीक है ना। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि सर ये 1 किससे कटा। -1 प्लस का 1/4 इंटू में 2/1 इंटू में 2 है, प्लस का कितना है? 5। यहाँ देखो दोस्तों, 2 ये 2 2 4 कट गया, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या बचा? 1/1 का मतलब 1 बचा, प्लस का 5, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 5। नेक्स्ट, यदि 1180 की राशि को ABC में इस प्रकार बांटना है दोस्तों, ABC के अंदर क्या बांटा है कि A के हिस्से का 2 गुना, B के हिस्से का 5 गुना, ठीक है, C के हिस्से के 7 गुना के बराबर है। अब देखो, जब भी आपको इस प्रकार बराबर दिया हो दोस्तों, तो A, B और C का रेशियो क्या आएगा? देखो, A की वैल्यू निकालनी है तो A वाले 1 के साथ जो कोफिशिएंट है उसको छोड़ दो, 5 7 35 आएगा इसके नीचे रेशियो। B की निकालनी है तो B वाले को छोड़ दो, 7 दूनी 14 आएगा। C के निकालनी है, C वाले को छोड़ दो, 5 दूनी 10 आ जाएगा। ये इनका रेशियो आ गया। ठीक है, तो टोटल हिस्सा कितना है? 35 14 49 और 10 59, 59। 59 की वैल्यू 1180 है, कितना गुना है? 20 गुना है। इसकी वैल्यू निकालो, 20 गुना कर दो, इसकी निकालनी है 20 गुना कर दो, इसकी निकालनी है 20 गुना कर दो, बस 35 दूना 70, 700 आ जाएगी किसकी? एक की वैल्यू। नेक्स्ट, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। तीसरी संख्या मान लो दोस्तों, तीन संख्याएं 1 2 और 3, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 90%, मतलब तीसरी संख्या 100 है तो 90% संख्या से 90% और 75% कम है। इससे 90% कम होने का मतलब ये 10% होगी। और दूसरी संख्या इससे 75 कम है, इसका मतलब 100 से 75 कम है तो 25 होगी। ये इसका रेशियो बढ़ा लो। अब 5 2 10, 5 5 25 और 5 से इसको काटोगे तो 20 आएगा। तो आपको पूछा है पहली संख्या में कितने प्रतिशत में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। देखो, पहली संख्या में कितनी वृद्धि करेंगे? आप बोलोगे सर 3 बढ़ा दो, तब इसके मतलब 2 में 3 जोड़ोगे तब 5 आएगा। कहाँ से? तुलना किससे करनी है? 2 से। किससे बढ़ाओगे? 2 से, गुना 100%। 3/2 का मतलब 150% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक आयत का परिमाप 80 मीटर है तो दोस्तों आयत का परिमाप क्या होता है? L + B बराबर होता है 2 × L + B बराबर 80। तो L + B की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 40 आ गई। इसका क्षेत्रफल L × B बराबर 375। तो आपको पूछा है आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर, इसका मतलब L - B की वैल्यू पूछी है। अब देखो, L - B का होल स्क्वायर करो, क्या आएगा? L² प्लस का B² प्लस माइनस का 2LB। अब आपके पास इसकी वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू नहीं है, ये तो है। ये वैल्यू कहाँ से आएगी? आप L + B का होल स्क्वायर करो, L² प्लस का B² प्लस का 2LB। अब आपने देखा L + B की वैल्यू है क्या आपके पास? ये रही 40। इसका मतलब ये हो गया 40 का स्क्वायर 1600। इसकी याद करनी है तो इसको इधर ले आओ, -2 × LB की वैल्यू 375 और बराबर में L² प्लस B² बच गया। तो कितना हो जाएगा? 750 हो गए।
और 800, 750, 1600 में 750 घटा दो, 850 बच गए। इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 850 माइनस 2 इंटू, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 750। ठीक है, तो एल माइनस बी की वैल्यू होल स्क्वायर है, इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। एल माइनस बी का रूट कर दो दोनों तरफ, है ना, इधर से हटा दिया, तो एल माइनस बी की वैल्यू आ गई दोस्तों 10। इसका मतलब एल और बी का अंतर कितना आ गया, 10। ओके, नेक्स्ट। ये दोस्तों आज की क्लास के सवाल थे, जो सारे सवाल अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों इसको, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और जो भी गांव किसी भी एरिया में रहते हैं जहां तक शिक्षा कम पहुंच पाती है, तो वहां तक पहुंचेंगे तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा और वो भी जॉब के हकदार बनेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।